हेलो, आप देख रहे हैं फ्लाइन। मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम ये टॉपिक लेकर आए कि आपको अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो दो प्लान्स होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। इन दोनों में आपको कौन सा प्लान चुनना चाहिए, कौन सा प्लान आपके लिए सही है। तो इसको समझाने में आज मेरी मदद कर रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। साथ ही में आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े जो भी सवाल है हमें लाइव भेजते जाइए, क्योंकि हर्ष आपको उन सबके जवाब देंगे। और साथ ही में आज रेगुलर और डायरेक्ट इन दोनों प्लान्स के डिफरेंस को भी हम समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। मुझे बताइए, ये जो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान है, इन दोनों के बीच में एक फर्क जो सभी इन्वेस्टर को पता है कि अगर डायरेक्ट प्लान में जाते तो खर्चा कम होता है और इसलिए रिटर्न आपका थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो भी देखें कंपनियों के, तो वो हमेशा आपको क्लियरली बताते हैं कि रेगुलर में कितना एक्सपेंस रेशियो है और डायरेक्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा उससे कम रहता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझाइए और किस तरह के इन्वेस्टर को क्या चुनना चाहिए। वेल प्रियंका, ये सही है कि सेबी ने दो तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं इन्वेस्टर्स को। पहले आपको बताता हूँ होता क्या था। तो पहले जब भी आप इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड्स में, आपका एक ही प्लान में जाता था, कोई रेगुलर और डायरेक्ट का फर्क नहीं था। और कई इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो इन्वेस्ट करते थे लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का सहायता नहीं लेते थे, वो किसी भी का कंसल्ट नहीं करते थे, खुद जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। और एक दूसरे सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते थे, उनकी सर्विसेज लेते थे और फिर वो इन्वेस्ट करते थे। फंड हाउस दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को एक ही तरह के चार्जेस कलेक्ट कर रहा था। मान लीजिए 1% उनका फंड मैनेजमेंट चार्ज था, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं वो मान लीजिए 1% था। अब एक इन्वेस्टर है जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आया है, वो भी 1% दे रहा है। जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं आया है, वो भी 1% दे रहा है। यहाँ पे फंड हाउस के पास एक था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है उन्हें उन्हें कमीशन या ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो ओके। पॉइंट एकदम सिंपल था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं आ रहा है तो वो क्यों उतना ज्यादा दे, अगर वो कोई सर्विसेज यूज नहीं कर रहा। तो सेबी ने एक ऑप्शन दिया कि भाई अगर कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज नहीं ले रहे हैं तो उस पर कमीशन फंड हाउस को देना भी नहीं पड़ रहा, तो क्यों ना आप ही उसमें से अपना उनका एक्सपेंस रेशियो उतने लिहाज से कम कर दिया जाए। तो डायरेक्ट ऑप्शन एक इंट्रोड्यूस किया गया था विद दिस पर्टिकुलर इंटेंट कि आपका कमीशन फंड हाउस को देना नहीं पड़ रहा है, तो क्यों आपसे कलेक्ट किया जा रहा है। अब क्या हुआ है प्रियंका कि ये पूरा सिनेरियो जो है वो पूरा चेंज हो गया और अब सारा फोकस जो है वो सिर्फ कॉस्ट पे आ गया है कि भाई आपको खर्चा बचाना है। अगर हम सेबी का इंटेंट देखें तो ये था कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिन्हें जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, उन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं। अब क्या हो गया है कि जैसे मैंने कहा कि ये पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कि खाली कॉस्ट कम लग रहा है। तो किस इन्वेस्टर के लिए ये लागू होता है वो समझना जरूरी है। अगर आप एक ऐसे कोई इन्वेस्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज नहीं लेना चाहते हैं और आपको जरूरत भी नहीं है, तो आप बेशक डायरेक्ट प्लान में जाएंगे क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंडस्ट्री से बैकग्राउंड से नहीं है और आप समझते नहीं हैं और आप हैंड होल्डिंग चाहते हैं, तब आप एक रेगुलर प्लान में ही जाना चाहिए आपको, ताकि वहां पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज मिलती हैं और उसका आपको फायदा मिल सकता है। अब कोई भी सर्विस अगर आप ले रहे हैं तो उसके चार्जेस तो आपको देने ही होंगे। फ्री में आप चाहेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आपको ये डिफाइन करना है। एक आगे और मैं आपको जस्ट टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन थोड़ा आगे, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्यों ये फोकस हमारा शिफ्ट होने की वजह से कई बार इंडस्ट्री का जो एसआईपी है, जो इन्वेस्टर बिहेवियर है, उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। मैं आपको एक आंकड़े शेयर करता हूँ। ये मार्च 2021 के एमसी के फिगर्स हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट प्लान का मार्केट जो शेयर था आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट प्लान का 25% मार्केट शेयर था और रेगुलर प्लान का है 75%। तो और दूसरा पॉइंट में आप ये देखिए कि एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन, अगर हम नंबर्स देखें, जो आंकड़े देखें, तो जितनी एसआईपी रजिस्टर होती है और शुरू होती है, अगर 3 साल में हम देखें तो डायरेक्ट प्लान में करीबन 95% एसआईपी बंद हो गई थी। इन 3 इयर्स टाइम होराइजन अगर हम देखते हैं तो 95% एसआईपी डायरेक्ट प्लान की बंद हो गई। यही चीज अगर हम रेगुलर प्लान में देखते हैं तो वो नंबर है 84%। बहुत क्लियरली दिखाता है कि रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर्स 3 साल से ज्यादा 84% एसआईपी बंद हुई है और डायरेक्ट प्लान में 95% एसआईपी बंद हुई है। सो देयर इज सम डिफरेंस। अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हैं तो देखा जा रहा है कि आपका द नंबर ऑफ एसआईपी कंटिन्यूइंग आर मोर।
अगर हम 5 इयर्स की एसआईपी की बात करें तो 5 इयर्स में जो डायरेक्ट प्लान की एसआईपी बंद हुई है वो है 98%, विच मीन सिर्फ 2% ऑफ एसआईपी कंटिन्यूड बियॉन्ड 5 इयर्स। और यही चीज अगर हम रेगुलर प्लान की देखते हैं, ये है करीबन 90%। सो इट मीन 10% ऑफ एसआईपी अंडर अ रेगुलर प्लान हैव कंटिन्यूड बियॉन्ड 5 इयर्स। ये समझाता क्या है हमें कि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आता तो है, डायरेक्ट प्लान में आ जाता है मान लीजिए, या रेगुलर प्लान में आता है, लेकिन क्योंकि वो खुद से कर रहा है, वो उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, या कोई और कारण उसे मार्केट को समझ नहीं पा रहा है, या घबरा के, या कोई भी कारण से एसआईपी जो डायरेक्ट प्लान की जल्दी बंद हो रही है, तो वो क्या फायदा एग्जिट ऐसे करता है। इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो क्या फायदा ऐसी एसआईपी का जो आप सिर्फ कॉस्ट बचाने के हिसाब से एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म रह ही नहीं पा रहे हैं फ्रॉम लैक ऑफ गाइडेंस, या क्या कारण है वो हमें पता नहीं। बट नंबर्स तो ये दिखाता है कि जो लॉन्गर टेन्योर की है उसमें रेगुलर प्लान इन्वेस्टर्स हैव स्टेड लॉन्गर। बट अगर मान लीजिए हर्ष की कोई शुरुआत करता है किसी रेगुलर प्लान के साथ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और उसे थोड़े समय में समझ में आने लगता है, उसे लगता है, वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, तो वो फिर डायरेक्ट में भी स्विच करने का उसके पास ये ऑप्शन रहता है, राइट? तो शुरुआत करके यस, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो डायरेक्ट में स्विच कर सकता है। यस, लेकिन प्रियंका इसमें ये एक चीज समझनी होगी, अगर आप शुरुआत करते हैं रेगुलर प्लान से और फिर आप डायरेक्ट प्लान की तरफ जाते हैं, सिर्फ इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं बहुत टाइम बता चुका हूं तो मैं जानता हूं इसको, वैसी बात नहीं होती। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। अब ये कोविड का एक जो सिनेरियो चल रहा है, जो सेकंड वेव भी आया, फर्स्ट वेव, आज इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल, आप गूगल करेंगे आपको पता होगा कि कोविड अगर किसी को होता है तो आपको क्या क्या मेडिकेशन लेनी है। आपको फैबीफ्लू लेना है, आपको एंटीवायरल लेना है, एंटीबायोटिक लेना है, विटामिन सी, जिंक, स्टीम लें। ये सारे जो प्रचार है वो सब आपको सभी सभी सिटीजन को मालूम है कि करना क्या है। लेकिन अगर किसी को कोविड होता है, क्या आप अपने डॉक्टर को फिर भी फोन करते हैं कि नहीं करते? अगर 3 इंसान को एक ही परिवार के कोविड हुआ है, तीनों का मेडिकेशन फैबीफ्लू का डोसेज अलग होगा, क्योंकि उनकी हाइट, वेट, सिवियरिटी देख के होता है। तो सिर्फ स्कीम का नाम जान लेना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको ये समझना है कि उसके बाद भी मॉनिटरिंग जरूर की। जैसे कोविड का ट्रीटमेंट में आपने मॉनिटरिंग डॉक्टर से और 14 दिन तक आप अपना टेम्परेचर बताते रहे, उसी तरह म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं होता, उसमें मॉनिटरिंग होती है, हैंड होल्डिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो आपने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये सब मैनेज कर सकते हैं, आपको नहीं जरूरत है कोई डॉक्टर की या एडवाइजर की, तो मोस्ट सर्टेनली आप डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट कर लें। और आपको नहीं है अगर वो कॉन्फिडेंस, तो इट इज मच बेटर कि आप किसी की सहायता लें। ओके, कूल। लेकिन देखिए, आप जो बात कह रहे थे ना, वही यहाँ पर अरुण सिंह भी कह रहे हैं, इसलिए मैं उनसे ही शुरुआत करती हूँ। अरुण कह रहे हैं, isn't it going मतलब isn't going with an investment advisor, whether direct or regular, be always better than self management, as we may need not be always aware of all the market condition. Today we are work from home, but when office starts, it would become difficult. So I guess आप बिल्कुल अग्री करेंगे। इनफैक्ट प्रियंका, आप देखेंगे कि जो लॉकडाउन में जितने अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं, स्टॉक मार्केट, रिटेल अकाउंट्स, जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, ब्रोकिंग अकाउंट्स खुले हैं, लोगों को लगता है कि हम फ्री हैं तो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट थैंकफुली वन वे ऊपर गया है। अगर यही मार्केट जब करेक्ट होगा तब सबको रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट पता चलेगा। सो इट्स नॉट कि फ्री टाइम में मार्केट में अपने 3 दिन लगा दिए, 4 दिन पढ़ लिए, 1 महीना 2 महीना हमने काम कर लिया, हम एक्सपर्ट हो गए। लोगों की जिंदगी लग जाती है पूरा मार्केट समझने में। पैसे के साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा आपको इसमें, और इसीलिए एब्सोल्युटली पास एक एडवाइजर हो तो वो अच्छा रहता है। वो एक पहला कदम वही होना चाहिए। राकेश जी का सवाल लेते हैं, पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड यूनिट इन डीमैट फॉर्म एंड इन नॉन डीमैट फॉर्म, व्हिच इज बेस्ट फ्रॉम होल्डिंग म्यूचुअल फंड यूनिट फॉर लॉन्ग टर्म इन सेफ्टी एंड रिडेम्पशन फॉर नॉमिनीज एंड मी? प्लीज टेल मी अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच। ओके, सो म्यूचुअल फंड जब आप डीमैट अकाउंट में लेते हैं तो वो यूनिट्स के रूप में, यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाती है। और आप अगर नॉन डीमैट में ले रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फिजिकल फॉर्म में होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। सिर्फ जो यूनिट्स हैं वो फंड हाउस के पास रहती हैं, वो आपको एक स्टेटमेंट देते हैं जिसके जरिए आपको आपकी होल्डिंग वगैरह से पता चल जाती है। अगर ऑपरेशनल कन्वीनियंस की बात करें, अगर रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें, तो अगर आपने नॉन डीमैट फॉर्म में लिया है तो उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो फंड हाउस मेंटेन करता है। तो आप अगर 10 साल बाद भी फंड हाउस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ओरिजिनल एनएवी की डेट बताइए, कब मैंने खरीदा किया, तो सब आपको स्टेटमेंट में मिल जाता है। अगर आप डीमैट में लेते हैं तो डीमैट का जो रिकॉर्ड है वो म्यूचुअल फंड के पास में नहीं रहता, एएमसी के पास में नहीं रहता, वो आपको आपके डीपी से या तो आपके ब्रोकर से लेना होता है।
तो उसमें आपने परचेज प्राइस, ये सब जो डिटेल्स हैं वो आपको आपका ब्रोकर देगा या तो आपका डीपी देगा। डीपी के पास परचेज प्राइस नहीं होता, उसके पास होल्डिंग स्टेटमेंट ही होता है कि आपकी यूनिट कितनी होल्ड कर रहे हैं आप। फिर टैक्स कैलकुलेशन, ये सब जब आप अपने खुद से करना चाहें, अगर आपने जिस ब्रोकर से खरीदा वो ब्रोकर से आपका रिलेशनशिप अभी आगे जाके नहीं है, तो आपको डेटा कहां से मिलेगा। दूसरा बात, जो रिडेम्पशन वगैरह करने का जो प्रोसेस है, अगर आपने नॉन डीमैट फॉर्म में लिया है तो ये जो रिडेम्पशन है आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके कर रहे हैं, कैम्स या कार्वी की वेबसाइट से आप कर रहे हैं, ओटीपी बेस्ड है, या आप कोई मोबाइल ऐप से फंड हाउस से डायरेक्टली कर रहे हैं, आप वो सब कर सकते हैं। अगर आप डीमैट फॉर्म में है तो आपको आपके डीपी के थ्रू ही रिडेम्पशन प्रोसेस प्रोसीड करने होंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कन्वीनियंस की, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, कोई भी ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है जो आप डीमैट में लेते हैं। तो पहले ये हुआ करता था कि आपको ई कैश जो स्टेटमेंट है उसमें आपको शेयर होल्डिंग, डीमैट सब एक जगह मिलता था, तो लोग कहते थे कि डीमैट में ले लो, आपकी सारी होल्डिंग एक जगह दिख रही है। अब जो ई कैश का स्टेटमेंट आता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो आता है, उसमें आपका डीमैट, म्यूचुअल फंड, ऐसे भी सब आपको दिखता है एक जगह। तो कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं है डीमैट में लेना। इनफैक्ट इट इज बेटर टू टेक इन नॉन डीमैट। ठीक है, संदीप चंदेल जी का सवाल लेते हैं। संदीप पूछ रहे हैं, आई एम इन्वेस्टिंग 6,250 ईच इन फ्यू फंड्स। अब इनके फंड्स की लिस्ट में बताती हूँ। एक्सिस फोकस 25, एक्सिस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग फंड। पूछ रहे हैं कि सब में इनका डायरेक्ट निवेश है, क्या ये 1,18,00,000 रुपए इनके लिए जमा कर सकता है 12 साल में? सब में ये 6,250 रुपए ही डाल रहे हैं। वेल प्रियंका, अगर हम स्कीम्स की बात करें तो सारी स्कीम्स अपने आप में अच्छी हैं, तो कोई भी वैसे स्कीम रिलेटेड चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, विच मीन्स एक्सेस की 3 स्कीम है, तो डुप्लीकेशन वहां पे जरूर होगा। तो उनका फोकस 25, मिड कैप, स्मॉल कैप सब एक्सेस का है, तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी सेम है और बहुत ओवरलैपिंग होगा। बट आई थिंक एट द मोमेंट कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कितने सारे अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो आई थिंक ऑल दो स्कीम्स कैन बी कंटिन्यू। जहां तक इनका टारगेट का सवाल है कि 12 साल में इन्हें 1,18,00,000 रुपए चाहिए, अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो इनका जो टारगेट है उससे वो करीबन 1-1.5 लाख रुपया ज्यादा ही होगा। सो अब 1,19 लाख 20 लाख तक आ जाता है। तो आई थिंक टारगेट अक्यूमुलेशन एट 12% हो जाना चाहिए। अगर 12% से कम हुआ तब इन्हें दिक्कत होगी, लेकिन 12 साल के ऊपर हम उम्मीद करेंगे कि 12 के ऊपर ही परसेंटेज का रिटर्न मिले। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। चलिए, आपका टारगेट मीट हो रहा है और पोर्टफोलियो भी हर्ष कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। नंदलाल पूछ रहे हैं, व्हेन वी बाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रॉम एएमसी, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन वी बाय फ्रॉम डीमैट अकाउंट? आई थिंक इसका जवाब दे दिया है हर्ष ने शुरुआत में ही, तो आप वहां पर जाकर के थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे हमारी इस बातचीत को नंदलाल जी, तो आपको दिख जाएगी। ओके, लेते हैं ये सवाल, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बप्पा साहा का सवाल है, हाँ, हाउ मेनी फंड्स from large cap, mid cap, small, multi, flexi, international fund should one ideally have in a portfolio? What should be the percentage in various fund? Basically asset allocation पर ये सवाल है और मुझे लगता है ये बहुत लोगों को इसका जवाब मिलेगा। तो सभी के बारे में बताइए कितना कितना होना चाहिए। ओके, सो टोटल में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 5 to 6 डिफरेंट स्कीम्स इज गुड इनफ। मतलब आपके पास 6 स्कीम्स होंगी, 7 होंगी, बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अब ये 6 या 7 स्कीम या 5 स्कीम जो भी आपका आप सिलेक्ट करते हैं वो आप अलग अलग कैटेगरी के करिए। ये नहीं कि 2 आपने लार्ज कैप ले लिया अलग अलग फंड हाउस से, ये नहीं करके आप एक स्कीम लार्ज कैप की ले सकते हैं, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप। सो ऐसे अलग अलग कैटेगरी की एक स्कीम एक ही कैटेगरी में से लीजिएगा। अब ये सवाल उठता है कितनी कैटेगरीज में आपके पास होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, इसे एक डिवाइड करें कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोल के। तो कोर पोर्टफोलियो क्या होता है? ये आपका कोर बनता है, आपका बेस बनता है कि ये आपके सबसे बेस्ट कंपनीज ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये आपका, मान लीजिए केक बना रहे हैं तो उसका बेस बन जाता है कि दिस इज द बेस ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो इसमें लार्ज कैप एसेंशियली होना चाहिए, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसका एक पोर्टफोलियो बने। सो अराउंड 50% आप लार्ज कैप की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। ये लार्ज कैप में मान लीजिए प्योर लार्ज कैप फंड आ गया और एक फ्लेक्सी कैप भी आ सकता है। फ्लेक्सी कैप क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में हमने देखा है कि ज्यादातर जो वेटेज है वो लार्ज कैप की तरफ ही है। तो लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप मिला के आपका 50 to 60% एलोकेशन हो जाना चाहिए। मिड कैप में आप चाहें तो अराउंड 20 to 30% आप मिड कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं।
क्योंकि मिड कैप वो ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, बिकॉज द ग्रोथ विल बी मच मोर, वॉलिटिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल फंड। तो एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो आप आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। मार्केट का कोरिलेशन अलग अलग होता है, जैसे इंडियन एंड यूएस मार्केट का लो कोरिलेशन है, तो थोड़ा उस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप देखेंगे 5 या 6 स्कीम्स में आपका टोटल काम हो जाता है। तो 1 fund in each category and not more than 5, 6, maximum 7 funds. ओके, मैक्सिमम 7 का जो है फंड है वो याद रखिए, उससे ज्यादा ना भीड़ मत लगाइए, ओवरलोड हो जाती है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की ट्रक। अच्छा, आपने अभी यूएस एक्सपोजर की हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर की। ये सवाल ना हर्ष मुझे बार बार आ रहा है हेल्पलाइन में, इस पूरे हफ्ते ये तीसरी या चौथी बार मैं ले रही हूँ। कैन आई हैव एन एक्सपर्ट व्यू ऑन ईडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड फॉर लॉन्ग टर्म? अभी चाइना में काफी इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है लोगों का, और ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ हेल्पलाइन में ये चौथी बार पूछा जा रहा होगा इस हफ्ते में। इसको तो मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा प्रियंका से। एक है कि हम इंटरनेशनल फंड्स की बात कर रहे हैं, विच मीन्स इन्वेस्टिंग आउट ऑफ इंडिया। अब आउट ऑफ इंडिया में पूरा वर्ल्ड आ जाता है, उसमें आपका यूएस इकोनॉमी आ गया, यूरोपियन आ गया, इमर्जिंग मार्केट्स, एशिया पैसिफिक, चाइना, बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी थीम्स हैं आपके पास। तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जब आप इमर्जिंग मार्केट या एशियन ये कंट्रीज देखें, तो इंडिया में तो हमारा ऑलरेडी एलोकेशन है। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू इन्वेस्ट इनटू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग मार्केट या एशिया। तो जब इंडिया के बाहर करना चाह रहे हैं तो लुक एट मैच्योर्ड मार्केट सच एज यूएस। अब यूएस में क्या होता है कि एक तो मार्केट का कोरिलेशन जो है इंडिया से लो कोरिलेशन में आता है, यूएस मार्केट का लो कोरिलेशन। दूसरा पार्ट है यूएस की जो कंपनीज हैं उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सिर्फ यूएस नहीं है। अगर आप यूएस की कंपनीज में कर रहे हैं तो उनकी जो दे आर ग्लोबल कंपनी, मान लीजिए आप गूगल में कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी रेवेन्यू सिर्फ यूएस से नहीं आ रही, वो एनीवेज ग्लोबल एक्सपोजर है। तो 40% ऑफ द यूएस का टॉप कंपनीज का रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्लोबल ऑपरेशन। तो जब आप यूएस में कर रहे हैं आपको ऑलरेडी एक्सपोजर अक्रॉस द वर्ल्ड मिल रहा है। नाउ स्पेसिफिक टू चाइना, तो मुझे I mean, from whatever reasons, I would not personally look at investing into China in any form. मतलब there has to be some kind of a line that you'll have to draw somewhere also कि हमारा इन्वेस्टमेंट हम चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं तो हम चाइना की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। So I don't think that would be right in that context and moral grounds बता रहा हूँ। Even otherwise I'm saying कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी कैसे कर्ब्स आ रहे हैं उनके टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वगैरह में। तो ये जो तलवार है ये हमेशा लटकने वाली है, बिकॉज एनीवेयर दैट यू लुक एट नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि कभी भी कोई भी वाइल्ड स्विंग्स आएंगे इन पॉलिसीज, इन गवर्नेंसेज। सो व्हाई वुड आई देन इन्वेस्ट इनटू अ स्पेसिफिक चाइना फंड? एंड उसका असर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। सो माय व्यू पर्सनली ऑन मॉरल एंड इवन लॉजिकल सेंस वुड बी कि आप ये फंड को अवॉइड करें। ठीक है, पॉइंट टेकन हर्ष। एक पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं क्योंकि ये हमारे रेगुलर जो है लिसनर हैं और जुड़ते हैं। सुमन्ना, तो इन्होंने लिखा है कि इनके पास है एक्सिस ब्लू चिप जिसमें 1000 का एसआईपी कर रहे हैं, एचडीएफसी निफ्टी 3000, एसबीआई फोकस 2000, कोटक फ्लेक्सी में 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,500, निपॉन स्मॉल में 1000, एक्सिस स्मॉल कैप में 2000, माइंड एसबीआई स्मॉल कैप में 2000। इनकी एज 33 है। ऑल दीज फंड्स are through direct. I want to invest for 25 years. My portfolio current value is 5.5 lakh. Now, is there any rebalancing required? I have some debt for emergency. Okay. So first point, yes, इनका पोर्टफोलियो में रिव्यू करने, आई मीन रीएलोकेशन, रीअलाइन करने की जरूरत है। 2 कारणों से बताता हूँ। एक है कि इनके जो स्मॉल कैप 3 अलग अलग फंड्स हैं और एक्सिस ब्लू चिप का एक फंड है जिसमें 1000 रुपए जा रहे हैं। सो आई थिंक इन्हें ब्लू चिप फंड में लार्ज कैप, जैसे इनका निफ्टी है उसमें 3000 है, तो ये लार्ज कैप का जो एलोकेशन हमने बताया था कि लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप का करीबन 50 to 60% करें। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है वो डिवाइड करें एक्सिस ब्लू चिप, एचडीएफसी निफ्टी और एसबीआई फोकस्ड में अराउंड 50 to 60% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज मेकिंग। तो ये 3 फंड्स इनके रहेंगे। कोटक का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इनमें बस बाकी के इन्वेस्ट कर दें। बाकी ये जो इनके निपॉन स्मॉल, एक्सिस स्मॉल और एसबीआई स्मॉल कैप वगैरह ये सारे बंद कर दें, तो थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा फ्रॉम द नंबर ऑफ स्कीम्स पॉइंट ऑफ व्यू।
दूसरा है कि अभी जो मार्केट के वैल्यूएशंस हैं, उनमें स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड लगते हैं, ऑब्वियसली मोर देन लार्ज कैप। तो ये एक्चुअली एक सही टाइम है जिसमें आप अपना एलोकेशन तो लार्ज कैप बढ़ा लें और स्मॉल कैप में ऐसे भी कम करें। तो लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप, मैक्सिमम मिड कैप का ये एलोकेशन आज की तारीख में होना चाहिए। तो स्मॉल कैप सारे निकाल के तो थोड़ा रियलाइन कर लें, विल बी बेटर। ठीक है, तो रीबैलेंसिंग का वक्त है। स्मॉल कैप को आप कम कीजिए, पूरा हटा दें या कुछ रख सकते हैं स्मॉल कैप? नहीं, इनफैक्ट डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड आप हटा दें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप का ऑप्शन ऑलरेडी आता ही है ना। तो अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो फ्लेक्सी कैप मैनेजर स्मॉल कैप खरीद ही लेगा। तो ठीक। एक प्योर स्मॉल कैप लेने की जगह फ्लेक्सी कैप के थ्रू आप स्मॉल कैप का एक्सपोजर लेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया ऑल्सो। तो हर्ष ने आपको जो बताया इसका ख्याल रखिए सुमन्ना, वैसे रीबैलेंस कीजिए। कुंदन कुमार जी, बहुत बार आपने सवाल भेजा, मैं बस आ ही रही थी आपके सवाल पे। आप इतने आंसू आंसू बना करके स्माइली मत भेजिए। इन्होंने 3 सिप शुरू किए हैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 4,000 रुपए, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 और एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 2,000। 7 साल तक का इनका जो है ये नजरिया है। लेकिन अब जो बात मुझे खटक रही सारे एसबीआई के ही है, एसबीआई फोकस इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप। आपको कैसा लग रहा है कुंदन का पोर्टफोलियो? वेल, आपने सही बताया कि तीनों स्कीम्स एसबीआई की लेना, विच मीन्स कि आपका सेम फंड मैनेजमेंट स्टाइल है, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स भी होंगे, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पर से नहीं मिला। बट ये चीज हमने बहुत अक्सर देखी है कि जो गवर्नमेंट बैकग्राउंड से होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में होते हैं, उन्हें एसबीआई पे ही ट्रस्ट होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कुंदन कुमार जी अगर टाइप करके बताएं, हमारा गेस अगर राइट है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो शायद हमें डबल कंफर्म हो जाएगा। तो उनका ये रहता है कि एसबीआई सेफ है, वहीं होगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब म्यूचुअल फंड का जो ऑपरेशन है, जब आप पैसे कोई फंड हाउस में देते हैं, वो इवेंचुअली मार्केट में पैसे लगाते हैं। तो वह एसबीआई के थ्रू जाएगा या कोई प्राइवेट कंपनी के थ्रू जाएगा, आपका वो एसबीआई का जो फीलिंग है वो इसमें जरूरी नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट एसबीआई की नहीं है कि ज्यादा सेफ होगी विद समबडी एल्स। सो डेफिनेटली अलग अलग फंड हाउसेस के बेनिफिट लेने की कोशिश करें, एक ही जगह रखना इज नॉट सेंसिबल। तो अगर आप एक प्योर स्मॉल फंड में रखना, ये थोड़ा सा है कि आप पूरा अपना जो निवेश है वो कंसंट्रेट कर दे रहे हैं एक ही कंपनी पर पूरी तरह से, राइट? एग्जैक्टली। तो आपका क्यों, फिर डुप्लीकेशन बहुत होगा। मान लीजिए एक फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, उनकी एक जनरल अप्रोच टू मार्केट सेम होगा। तो उनका उनकी रिसर्च टीम विल आल्सो बी लुकिंग एट सर्टेन पैरामीटर्स टू शॉर्टलिस्ट द कंपनी। तो दूसरा वो पैरामीटर आपका रह ही गया जो दूसरा फंड हाउस कभी लेता था। तो क्यों ना हम डिवाइड करके करें, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो ये फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप एक ही कैटेगरी के आती है, तो बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन वैसे ही हो गया। फोकस मतलब आपका 25 to 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, बट अप्रोच फ्लेक्सी कैप है, कोई भी 20 कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप का भी यही फंडामेंटल्स है कि वो कोई भी कंपनी में कर सकते हैं, पोर्टफोलियो वो 40-50 से ज्यादा ऐसे भी नहीं करने का। कोई वैसे भी एक हर्ष, रखे तो बेटर है। बिल्कुल राइट था। कुंदन जी ने लिखा है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है। व्हाट इज माय, अभी सिर्फ 20 साल के हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है कुंदन जी। आप सुनते रहिए, हर्ष ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। आपको बहुत अच्छे से निवेश करना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। तो जो हमें आपके पोर्टफोलियो में एक बात लगी वो ये है कि सिर्फ एसबीआई ही क्यों, आपको वो अच्छी लगती है, और भी अच्छी कंपनियां, हमारे एक्सपर्ट्स इतने सारे आपको सलाह देते हैं, तो उसको सुनते रहिए। ओके, सो कुछ और सवाल लेते हैं और रैप अप भी करने का टाइम हो रहा है, पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो विथ योर परमिशन हर्ष, मैं कुछ सवाल और ले रही हूँ। यस प्लीज। शशि कुमार जी का लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश चल रहा है, इस फंड में सिप की राशि बढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस फंड में न्यू एसआईपी करना पड़ेगा, क्या इस फंड में मैं बना रहा हूँ? वेल, एक एसआईपी आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो उसी में दूसरा करना इट्स नॉट सेंसिबल। और इनफैक्ट माय पर्सनल व्यू तो ये है कि स्मॉल कैप में, प्योर स्मॉल कैप में तो रहे ही मत। और ये मार्केट लेवल्स पे प्योर स्मॉल कैप में और एक्सपोजर बढ़ाना आई डोंट थिंक इज अ वेरी सेंसिबल थिंग। आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जाएं या मिड कैप ले लें। तो मिड कैप इज वेरी क्लोज टू द स्मॉल कैप, नेक्स्ट ईयर ही होता है। तो मिड कैप फंड आप एक जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसमें डीएसपी मिड कैप इज अ गुड ऑप्शन। और या तो जैसे मैंने कहा कि आप फ्लेक्सी कैप ले लें, तो फ्लेक्सी कैप में आप अगर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको स्मॉल कैप सिलेक्टिवली फंड मैनेजर पिक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप की कोई अच्छी कंपनी लगे तो लेंगे नहीं उसमें। राइट। ओके, विराट कोहली का सवाल है तो ये तो लेना बनता ही है। विराट कोहली पूछ रहे हैं, देखिए विराट कोहली भी देखते हैं मनी 9 हेल्पलाइन, पूछ रहे हैं आई हैव अ नेगोशिएबल गोल अराउंड 4.5 years away. However, considering the current market, I want to invest 100% in debt. Please suggest debt funds for the same. We'll need to do SIP of 4,500 rupees to achieve my target.
ओके, सो ये कह रहे हैं नेगोशिएबल गोल है, विच मीन्स दैट या तो टाइम बढ़ा सकते हैं, या तो इतना जितना रकम की जरूरत है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। और 4.5 साल का जो है ना टाइम होराइजन है, उसके लिए आप डेट फंड ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट फंड ले विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ये टाइम होराइजन से मैच करेगा इनकी जो रिक्वायरमेंट है। तो शॉर्ट टर्म अगर लेना चाह रहे हैं तो कोटक का शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, या आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है। और अगर मीडियम टर्म लेते हैं तो आईसीआईसीआई मीडियम टर्म बॉन्ड फंड है। तो लेकिन क्योंकि ये 4,500 रुपए ही करना चाहते हैं, मैं खाली वार्न करूँ, 3 स्कीम का नाम लिया, इसका मतलब नहीं है तीनों में डिवाइड कर देना है। आप कोई भी एक ही स्कीम लीजिएगा, 4,500 रुपए उसमें लगा दीजिएगा। तो शॉर्ट टर्म के फंड एक ऑप्शन है और मीडियम टर्म बॉन्ड फंड के ऑप्शन है। ओके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफिसर का सवाल है ये, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। 5 to 7 ईयर का इनका नजरिया है। इनके पास है एक्सिस ब्लू चिप 3000 का सिप कर रहे हैं, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 8000 का सिप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप 8000, एक्सिस मिड कैप में 3000, मिराई एसेट इमर्जिंग में 2500, पराग पारिक में 5000, एसबीआई स्मॉल कैप में 3000 और कोटक गोल्ड में 3000। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? वेल अगेन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्कीम्स हैं। तो इन्होंने लार्ज कैप की 3 स्कीम्स ले रखी हैं, 2 एक्टिवली मैनेज्ड और 1 पैसिवली मैनेज्ड। वेल आई थिंक इधर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इनके पास यूटीआई निफ्टी फंड है, तो एक वो रिटेन करें, और एक जो दूसरा है वो कैनरा रिबेको का ब्लू चिप रिटेन कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप इज आल्सो इनफैक्ट नाइस। तो लेकिन कोई भी 2 रखें लार्ज कैप में, निफ्टी इंडेक्स जो इनका है और कैनरा का आप ब्लू चिप रख सकते हैं। मिड कैप इनका एक्सिस है विच कैन बी रिटेन। मिराई का इमर्जिंग है, दैट कैन आल्सो बी रिटेन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लार्ज एंड मिड कैप है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैन बी केप्ट। वेल एसबीआई स्मॉल कैप, अगेन मेरा व्यू, स्कीम इज वेरी नाइस, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड। अच्छा, तो फिर हमने ये कहा था उन्हें कंसोलिडेट करें, सब कुछ रख सकते हैं, हम कंसोलिडेट क्या करने की कह रहे हैं। ओके, so when schemes are all good, but I think थोड़ा कंसोलिडेशन फ्रॉम द स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स लार्ज कैप में निफ्टी एक रखते हैं, आई जस्ट रिपीट वेरी क्विकली, निफ्टी एक रखते हैं, कैनरा ब्लू चिप रखते हैं, एक्सिस मिड कैप और कोटक इमर्जिंग में से एक रखें, तो यू कैन कीप एक्सिस मिड कैप। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड डुप्लीकेशन, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा हूं मैं पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखें, और एसबीआई स्मॉल कैप को पराग पारिक में मतलब उसका जो अमाउंट है वो पराग पारिक में ऐड कर दें। तो एटलीस्ट 2 स्कीम हमने कम कर दी। और कोटक गोल्ड? गोल्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो प्लीज कंटिन्यू। यस, ओके, ग्रेट। सो बहुत सारे अभी भी सवाल आ रहे हैं, पर आज का सेशन यहीं पर रैप करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। हम फिर से हर्ष को लेकर आएंगे। हमारे और भी एक्सपर्ट्स मंडे से लेकर के फ्राइडे तक 5:10 में जुड़ते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का। पर उससे पहले हर्ष को मैं थैंक यू कहती हूँ। हर्ष, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी हम बात करते हैं। थैंक यू हर्ष। माय प्लेजर प्रियंका, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। सो आई होप जो लोग आंसू भरे स्माइली भेज रहे हैं वो थोड़े खुश हो गए होंगे। हमने उनका सवाल ले लिया। जिनका छूट गया उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ, और आपके सवालों को हम लेंगे मंडे टू फ्राइडे। फिर से हेल्पलाइन जारी रहने वाला है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप पर आप अपने जब सवाल भेजें, अपना नाम और अपना शहर भी बताइएगा, तो हमें भी पता चले कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। आपको हम हमारे एक्सपर्ट्स जब जवाब देंगे तो हमें आपका नाम चाहिए होगा, आपकी उम्र चाहिए होगा, तो ये डिटेल्स देना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बाय बाय, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी हाजिर हों लाइव आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप खुद लाइव जुड़ करके भी सवाल पूछे, जैसे कि आप लोग पूछते रहते हैं। थैंक यू सो मच। शुभव्रत, विराट, कुंदन, अरुण जी, नमस्ते, बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। आज के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।